हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सेकंड वीक ऑफ मई 2024 के करंट अफेयर्स। सेक्शन वाइज कवर करेंगे, अपॉइंटमेंट्स के सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर वी गेट इनटू द लेक्चर, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि ये जो पीडीएफ है ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ऑल्सो दिस वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शो यू। तो सीए रिवीजन के लिए जो माइंड मैप्स हैं वीकली और मंथली, वो सभी जो हैं सेक्शन वाइज होंगे, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के पेड ग्रुप पे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स का स्निपेट दिखाया है आज के लेक्चर का, ठीक है, वीकली मई 2024 का। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो अपॉइंटमेंट का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ चैड। तो विनर रहे हैं इसमें ऑप्शन ए मोहम्मद इद्रिस डेबी इत्नो। ही हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ चैड। सो ही इज़ मोहम्मद इद्रिस डेबी इत्नो, चाड के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके विनर। ही हैज़ नाउ बिन स्वॉन इन, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये है पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन चैड का। तो इससे पहले जो है, जो ये कंट्री है, इट वाज रूल्ड बाय ए मिलिट्री डिक्टेटर। हिज फादर इद्रिस डेबी, फॉर 30 years द कंट्री वाज रूल्ड बाय दिस मिलिट्री डिक्टेटर, ठीक है। नाउ द सन हैज़ वॉन इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एंड स्वॉन इन एज द न्यू प्रेजिडेंट। कैपिटल देख लेते हैं चैड की, दैट इज़ नजमीना, ठीक है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देख रहे हैं हम कि चाइना ने किसे अपॉइंट किया है एज द न्यू एम्बेसडर टू इंडिया, ठीक है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, जू फिहोंग। ये जो हैं नए एम्बेसडर टू इंडिया बने हैं, अपॉइंटेड बाय चाइना। तो इसमें बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि फॉर 18 months कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था इस पोस्ट पे। जब से जो है ईस्टर्न लद्दाख में मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ दोनों देशों के बीच में, तब से कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी नए एम्बेसडर की। तो अब जो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इन्होंने नया एम्बेसडर टू इंडिया अपॉइंट किया है जू फिहोंग को, ठीक है। साथ ही यहाँ पे रिलेटेड डेटा में देख लेते हैं कि कौन है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना। तो ये है प्रदीप कुमार रावत। तो आगे हम देख रहे हैं कि किसे अपॉइंट किया गया है रशिया का नया प्राइम मिनिस्टर। तो रशिया में अभी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, ठीक है। और जो वहाँ पे प्रेसिडेंट रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जो है अपना 5th प्रेसिडेंशियल टर्म जो है स्टार्ट किया है, ठीक है। अब इन्होंने पीएम री अपॉइंट किया है मिखाइल मिशुस्तिन को, ठीक है। पहले भी यही थे रशिया के पीएम, अब फिर से री अपॉइंट हुए हैं। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं मिखाइल मिशुस्तिन। तो आगे हम देख रहे हैं कि मेघालय में पहली वुमेन डीजीपी जो है अपॉइंट हुई हैं। तो सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। तो पहली वुमेन एवर टू बिकम द डीजीपी इन एनी ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्सेस इन दी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है। तो ये बनी है इदाशीशा नोंगरेंग। ये जो है पहली वुमेन डीजीपी बनी है मेघालय की। ये खासी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम मेघालय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हिल स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का। यहाँ पे 3 मैट्रिलिनियल एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। मैट्रिलिनियल का बेसिकली मीनिंग होता है कि जहाँ पे की जो लीनिएज है, इनहेरिटेंस है, वो मदर की लीनिएज से जो है ट्रेस की जाती है। मेघालय में गवर्नर हैं फागू चौहान, सीएम है कॉनराड सांगमा। लोकसभा की सीटें मेघालय के पास हैं 2 और राज्यसभा की 1 सीट है। आगे चलते हैं। तो अगला अपॉइंटमेंट हम देख रहे हैं इफ़को के चेयरमैन का। तो इफ़को है आपका इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि फार्मर्स को एग्रीकल्चर इनपुट्स जो है उसका सप्लाई मिल सके, जैसे कि आपका फर्टिलाइज़र्स हो गया, सीड्स हो गया, इस तरीके के एग्री इनपुट्स जो हैं फार्मर्स को मिल सके, उसके लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इस्टेब्लिश की गई थी 1967 में। इसका रिसेंटली इलेक्शन हुआ है और चेयरमैन बने हैं दिलीप सिंघानिया, ठीक है।
दिलीप संघानी। तो सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म है इनका इफ़को के चेयरमैन, एज इफ़को के चेयरमैन। नाउ वे कमिंग टू द सेक्शन ऑफ नेशनल न्यूज़। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं EAC टू PM, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू दी प्राइम मिनिस्टर। इसने जो है एक वर्किंग पेपर पब्लिश किया जिसमें कि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक के बारे में बात की गई है 1950 से लेके 2015 में, ठीक है, कि क्या चेंज आया है। अब बेसिकली बात क्या हो रही है, अब ये पाए समझ लो रिप्रेजेंट्स द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब जो 1950 में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी का शेयर रहा होगा, हाउ हैज़ दैट बीन इम्पैक्टेड टिल 2015, यानी कि 1950 में वो कैसा था और अभी वो कैसा दिखता है। तो अगर हम मेजॉरिटी शेयर की बात करें तो इंडिया में मेजॉरिटी शेयर है हिंदूज़ का, ठीक है। तो 1950 में दिस शेयर वाज 85%। सो आई शुड हैव ड्रॉन इट मच लार्जर, बट ठीक है, यू गेट द पॉइंट, 85%, ठीक है। एंड नाउ दैट शेयर हैज़ श्रंक टू 78%, ठीक है। तो ये जो टोटल पॉपुलेशन का शेयर है मेजॉरिटी पॉपुलेशन का, वो डिक्रीज़ किया है, ठीक है। अब देखते हैं बाकी आर्टिकल को। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप इन इंडिया एक्सपीरियंस द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो 1950 से लेकर 2015 तक कौन सी माइनॉरिटी में जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। तो आंसर है इसका मुस्लिम पॉपुलेशन। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वर्किंग पेपर, ठीक है, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो ग्रो की हैं, दैट इज़ द शेयर ऑफ मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, ये जो है 6, ये जो है इंक्रीज़ किया है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है जैन्स, पारसीज, इनकी जो पॉपुलेशन शेयर है कंट्री में वो डिक्रीज़ किया है। अब मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जो है हिंदूज़, उनका जो शेयर है डिक्रीज़ किया है 85% टू 78%, ठीक है। तो 7.82% का डिक्लाइन हुआ है। अब इस पेपर ने जो है इंडिया का कंपैरिजन भी किया है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। तो अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो म्यांमार में बिगेस्ट डिक्लाइन हुआ है मेजॉरिटी पॉपुलेशन में, ठीक है, और देन इंडिया आता है, ठीक है। फिर मुस्लिम नेबर्स जहाँ पे कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन ग्रो की है, तो दैट इज़ बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वहाँ पे जो है उनकी मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन का जो शेयर है उनके पॉपुलेशन के उसमें वो ग्रो किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे क्या बोला है हिंदू मैरिज रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो इंडिया में जो है हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 के अंडर जो है लीगली रिकग्नाइज़ की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसको लीगली रिकग्नाइज होने के लिए इट शुड बी परफॉर्म्ड विद प्रॉपर रिचुअल्स एंड कस्टम्स, क्योंकि हिंदू मैरिज जो है वो एक सेक्रेड सैक्रेमेंट है, यानी कि संस्कार है, ठीक है। तो लीगली रिकग्नाइज करने के लिए इसको रिचुअल्स एंड कस्टम्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं शिंकुला टनल, जो कि अभी बनी नहीं है, ठीक है, बट जब बन जाएगी तो इट विल बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल। तो हमें पता है कि BRO जो है इस तरीके का कंस्ट्रक्शन अंडरटेक करता है। तो इंडिया की जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है इज़ गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दिस शिंकुला टनल। तो ये जो शिंकुला पास है, ठीक है, ये कनेक्ट करता है HP और लद्दाख को, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलरली HP की लाहौल वैली को लद्दाख की ज़ंस्कर वैली से कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो टनल होगी कुछ 4 किलोमीटर लंबी बनेगी, ठीक है, और इसकी हाइट है 16,580 फीट एंड वंस इट इज़ कम्प्लीटेड विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी डन बाय 2025, तो ये जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल बन जाएगी। आगे हम देख रहे हैं आर्टिकल 361। तो इसमें बस बेसिकली हमें ये जानना है कि आर्टिकल 361 सबसे पहले क्यों न्यूज़ में है, दूसरा वो क्या कहता है।
तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट जो है आई है अगेंस्ट वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंदा बोस। तो उनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट है, अब हाउ इज़ इट, मतलब उसके आगे क्या स्टेप लिए जाते हैं सिंस ही होल्ड्स द पोस्ट ऑफ ए गवर्नर। तो ये जो है आ जाता है अंडर आर्टिकल 361, जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी ग्रांट करता है फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। तो जब तक ये इनका टर्म चल रहा है, ही इज़ दी गवर्नर, तो इनके ऊपर कोई जो है लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं कि आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया ABI जो है इनॉग्रेट किया गया है। तो इसमें दो चीज़ें देखनी है हमें। सबसे पहले लोकेशन, तो ये न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इनॉग्रेट किया गया। किसने इनॉग्रेट किया? तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। यहाँ पे समझ लेते हैं कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। तो मान लो कोई डिस्प्यूट है दो पार्टीज़ के बीच में, ठीक है, तो ये दो पार्टीज़ हैं, इनके बीच में डिस्प्यूट है। यहाँ पे बैठी है एक न्यूट्रल पार्टी, ठीक है, ये दोनों के बीच में डिस्प्यूट सुनेगी। ये पार्टी जो है अनबायस्ड है और ये एक बाइंडिंग डिसीजन जो है देगी। इसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन, यानी कि एक न्यूट्रल पार्टी को इन्वॉल्व करके ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑपरेशन सद्भावना। तो सबसे पहले हुआ क्या कि दिस ऑपरेशन वाज कैरिड आउट। तो सिक्किम में, ठीक है, हाँ, तो सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है ये आया। अब ये होता क्या है, तो हमने इस आर्टिकल को पहले भी कवर किया है, जिसमें कि हमने उत्तराखंड के बारे में कवर किया था, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो एक ग्लेशियल लेक होती है जो कि बनी होती है ग्लेशियर के मेल्ट होने से, उसके इरोड करने से और फिर मेल्ट होने से वहाँ पे जो है पानी भर जाता है। अब ग्लेशियर और ज़्यादा मेल्ट करता है और वो लेक जो है ओवरफ्लो करता है जब, तो जो डाउनस्ट्रीम एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फ्लड आ जाता है। तो यही हुआ है कहाँ पर, सिक्किम में। और उसके बाद इंडियन आर्मी की जो त्रिशक्ति कॉर्प्स है, उन्होंने जो है एक ऑपरेशन कैरी आउट किया, ऑपरेशन सद्भावना, जो कि वहाँ पे कुछ रिलीफ ऑपरेशन कैरी आउट किया, एक मेडिकल फैसिलिटी सेटअप की गई। ठीक है, तो ये है सिक्किम में ऑपरेशन सद्भावना। नाउ वी आर कमिंग टू द सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि कौन से कंट्री या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ ने जो है एक लॉ अडॉप्ट किया है अगेंस्ट वायलेंस टुवर्ड्स women. So this historic step has been taken by the European Union. तो देखते हैं क्या है इसमें। तो ये पहला ऐसा लेजिस्लेशन है यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो कि टैकल करता है वायलेंस अगेंस्ट विमेन से। अब इसमें क्या है कि पेनल्टीज़, पनिशमेंट्स, मिनिमम सेंटेंसेस, ये जो है इस तरीके की चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेंस होता है जो अगेंस्ट विमेन, ठीक है, कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, फोर्स्ड मैरिज, जेनिटल म्यूटिलेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस, इस तरीके की चीज़ों के लिए पेनल्टीज़ और पनिशमेंट्स जो हैं डिस्क्राइब की गई हैं। अब जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर देश हैं उनको 3 ईयर्स का टाइम दिया गया है कि इस लॉ को अपने वो देश के लीगल फ्रेमवर्क में जो है इनकॉर्पोरेट कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देख रहे हैं एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। तो सबसे पहले तो हम इसको क्यों देख रहे हैं, 46th मीटिंग हो रही है ये और इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसमें लोकेशन की बात आती है, तो ये होस्ट हो रही है केरला के कोची में। ठीक है, 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। अब यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि एंटार्क्टिक ट्रीटी है क्या। तो वर्ल्ड के लिए एंटार्क्टिका जो है इज़ ए कॉमन सॉर्ट ऑफ एरिया और
ये एरिया जो है डीमिलिटराइज्ड रहे, इसका जो है पीसफुल यूज़ हो, यहाँ पे जो है साइंटिफिक कोऑपरेशन हो, ठीक है, उसके लिए जो है एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन की गई थी। 56 मेंबर नेशंस हैं इसमें। जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो अर्जेंटीना के ब्यूनो एरिस में लोकेटेड है। अब ये दो बातें इंश्योर करता है। सबसे पहले तो हमने देखा डीमिलिटराइजेशन, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे कमर्शियल माइनिंग एक्टिविटीज़ ना की जाएं। इसकी एंटार्क्टिक ट्रीटी की एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल है, उसके अंदर ये बात लिखी गई है कि माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ना कैरी आउट किया जाए, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इकोसिस्टम है एंटार्क्टिका का, तो उसको ना छेड़ा जाए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया का क्या रोल है एंटार्क्टिका की इस ट्रीटी में। तो पहली बात तो इंडिया मेंबर है, मेंबर सिंस 1983। फिर 2022 में हमने एक एक्ट पास किया, इंडियन एंटार्क्टिक एक्ट, जिसमें कि हमने रीआइट्रेट किया अपनी कमिटमेंट को टुवर्ड्स फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस ट्रीटी, ठीक है। हमारे 2 रिसर्च स्टेशंस हैं एंटार्क्टिका में। तो सबसे पहला जो बना था वो है मैत्री, जो बना था 1989 में, ठीक है। दूसरा जो इस्टेब्लिश किया गया वो है भारती, जो इस्टेब्लिश हुआ था 2013 में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम कोऑपरेशन। तो क्या करने वाला है इंडिया इसमें? तो श्रीलंका में एक पोर्ट है कंकेसंथुरई पोर्ट, इसका जो है रेनोवेशन होना है, जिसके लिए कंप्लीट फंड्स जो है इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज़ टू द ट्यून ऑफ $61 मिलियन जो कि इंडिया प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है, बेसिकली इन्हांस करने के लिए मैरीटाइम कोऑपरेशन को। अब थोड़ा सा रिलेटेड डेटा देख लेते हैं इसमें। तो इंडिया श्रीलंका में 3 डिफरेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो इम्पॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले है मित्र शक्ति, ये एक बायलेटरल आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर दूसरा है दोस्ती, जिसको हमने पहले जब कवर किया था तो एक सिंपल से ट्रिक से याद किया था कि मिस के साथ दोस्ती, ठीक है, दोस्ती से ही मित्रता वर्ड भी हो जाता है, तो मित्र शक्ति और दोस्ती, ठीक है। MIS में आ जाता है आपका मालदीव्स, इंडिया और श्रीलंका। फिर तीसरी एक्सरसाइज है स्लिनेक्स, जो कि नेवल एक्सरसाइज है इंडिया श्रीलंका के बीच में। आगे हम देख रहे हैं कैंप डेविड एकॉर्ड्स। तो सबसे पहले हम इज़राइल की बात कर रहे हैं। ये हम इज़राइल का मैप देख रहे हैं। यहाँ पर है आपका वेस्ट बैंक, ये है आपका गाज़ा स्ट्रिप, और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है जो रफ़ा क्रॉसिंग, ठीक है। तो अब जो इज़राइल के नेबरिंग जो देश हैं, जैसे कि आपका जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, तो इनके साथ भी इज़राइल के जो रिलेशंस हैं दे आर अंडर स्ट्रेस, क्योंकि इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कंटिन्यूड हॉस्टिलिटीज़ जो चल रही हैं। तो इसी बीच इजिप्ट ने ये कहा है कि इफ़ इज़राइल कंटिन्यूज़ इट्स अटैक्स ऑन रफ़ा क्रॉसिंग, जो रफ़ा का एरिया मैंने अभी आपको पॉइंट करके बताया मैप पे, तो इजिप्ट और इज़राइल के बीच में जो पीस ट्रीटी है बाय द नेम ऑफ कैंप डेविड अकॉर्ड्स, इजिप्ट उसको नलिफाई कर देगा, ठीक है। तो क्या है ये कैंप डेविड अकॉर्ड्स? 1978 में जो है ये साइन हुए थे। मिडल ईस्टर्न डिप्लोमेसी में टर्निंग पॉइंट थे, क्योंकि उस पॉइंट तक इज़राइल का अपने किसी भी नेबर कंट्री के साथ कोई पीस ट्रीटी नहीं थी, ठीक है। तो सबसे पहले इजिप्ट के साथ साइन की गई, US वाज द ब्रोकर नेशन बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिलेटेड एग्रीमेंट भी देख लेते हैं। तो एक अब्राहम अकॉर्ड्स भी हैं, ये साइन हुए हैं 2020 में इज़राइल, UAE, बहरीन और जॉर्डन के बीच में। इसमें भी जो है ब्रोकर या नेगोशिएटर का काम US ने किया था। आगे चलते हैं। सो नाउ वी आर कमिंग टू द सेक्शन ऑफ इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स। इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि कौन सा देश है वो जिसने कि रिसेंटली $100 बिलियन मार्क क्रॉस किया है इन ग्लोबल रेमिटेंसेस। तो ये है इंडिया। तो देखते हैं क्या रिपोर्ट है। तो IOM की रिपोर्ट है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। इसके हिसाब से जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कि इंटरनेशनल
रेमिटेंसेस में जो है सबसे ज़्यादा पैसा रिसीव किया है वो है इंडिया विद 111 बिलियन डॉलर्स, फिर दूसरा है मेक्सिको विद 61 बिलियन डॉलर्स और फिर तीसरा है चाइना विद 51 बिलियन डॉलर्स। तो ये पहली बार है कि किसी देश ने जो है 100 बिलियन डॉलर का जो मार्क है उसको क्रॉस किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि अगर इंटरनेशनल रेमिटेंसेस, ग्लोबल रेमिटेंसेस जो हैं इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया से जो माइग्रेंट्स जा रहे हैं उनकी प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस क्या हैं। तो सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट्स जाते हैं वो जाते हैं यूएई और दूसरा जो टॉप डेस्टिनेशन है वो है यूएसए। आगे हम देख रहे हैं वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024, हेनले एंड पार्टनर्स इसको रिलीज़ करता है। तो इसके हिसाब से वर्ल्ड के जो हैं टॉप 3 वेल्थिएस्ट सिटीज़ वो हैं, सबसे ज़्यादा अमीर सिटी जो है वो है न्यूयॉर्क सिटी, फिर दूसरा है द बे एरिया जिसमें आपका फेमस सिलिकॉन वैली और सैन फ्रांसिस्को का एरिया आ जाता है, फिर थर्ड है आपका टोक्यो। ठीक है, अब इसमें इंडियन सिटीज़ अगर कोई रैंक करती है तो वो भी देखना ज़रूरी है। तो 24th रैंक पे है मुंबई और 37th रैंक पे है दिल्ली, यानी कि इंडिया में टॉप कौन है? मुंबई। ठीक है, वेल्दिएस्ट सिटी इन इंडिया कौन सी है? मुंबई। तो डिफरेंट तरीके से इसमें जो है क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है ऑन इमिशंस कॉज्ड बाय एग्री फूड सिस्टम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्लोबली जो एग्री फूड सिस्टम है जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन कॉज करता है वो कितना है? तो 16 गीगा टन्स ऑफ GHGs आर इमिटेड बिकॉज ऑफ एग्री फूड सिस्टम्स ग्लोबली। अब इसमें टॉप एमिटर देश कौन से हैं? तो टॉप पे है चाइना, देन देर इज़ ब्राज़ील और फिर हमारा देश भी जो है फीचर कर रहा है इसमें 3rd रैंक पे। ठीक है, तो एग्री फूड सिस्टम्स यानी कि एग्रीकल्चर करना, फिर फूड को प्रोसेस करना, इन सब चीज़ों में जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हमने देखा और इसमें जो है इंडिया 3rd पोजीशन पर आ रहा है। सो नाउ वी कमिंग टू द सेक्शन ऑफ अवार्ड्स और इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं पुलित्ज़र प्राइज़ 2024 जो कि जर्नलिज़म में, लिटरेचर में और ड्रामा में दिया जाता है, स्पेशली इन द कैटेगरी ऑफ जर्नलिज्म। तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की कैटेगरी में 2024 में किसे जो है सम्मानित किया गया विद दी पुलित्ज़र प्राइज़ 2024? तो आंसर है इसका हाना ड्रेयर, ये न्यूयॉर्क टाइम्स से हैं। तो हाना ड्रेयर फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स अवॉर्डेड फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में अवार्ड किया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स को। ठीक है, ये जो है दिया जाता है बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA ऑन दी बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द बोर्ड। बुक्स में देखते हैं किसको मिला है। तो फिक्शन की कैटेगरी में मिला है नाइट वॉच को बाय जेन एन फिलिप्स। अब बुक्स की कैटेगरी में हिस्ट्री के उसमें मिला है नो राइट टू एन ऑनेस्ट लिविंग, द स्ट्रगल्स ऑफ बॉस्टन्स ब्लैक वर्कर्स इन द सिविल वॉर एरा, जो कि लिखी गई है बाय जैकलिन जोन्स। फिर जर्नल नॉन फिक्शन में जो है अ डे इन द लाइफ ऑफ अबिद सलामा, एनाटमी ऑफ ए जेरूसलम ट्रेजिडी, दिस इज़ बाय नेथन थ्रॉल। फिर ड्रामा में जीता है प्राइमरी ट्रस्ट बाय एबनी बूथ ने। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जर्नलिज्म की कैटेगरी के लिए पुलित्ज़र प्राइजेस बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे हम देख रहे हैं साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड को। ठीक है, एमिनेंट ऑथर हैं ये और ये जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का हाईएस्ट ऑनर है। हिमाचल प्रदेश के कसौली में जन्म हुआ था रस्किन बॉन्ड का। बहुत से नोटेबल वर्क्स हैं इनके, उसमें से 2-3 मैंने मेंशन किए हैं। स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, एंग्री रिवर, ऑल रोड्स लीड टू गंगा
बहुत सी इनकी किताबें हैं जो कि फ़िल्मों में अडेप्ट की गई हैं। इन्हें और भी पद्म पुरस्कार से भी नवाजा गया है। पद्मश्री मिला इन्हें 1999 में, पद्म भूषण मिला 2019 में। ठीक है, आगे चलते हैं। सो नाउ वी आर कमिंग टू द कैटेगरी ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड डिफेंस। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है शक्ति 2024, ये कहाँ पे हो रही है, किसके बीच में हो रही है, किन दो देशों के बीच में हो रही है। सो दिस इज़ बीइंग कंडक्टेड इन मेघालय। तो देखते हैं, यहाँ से देखते हैं हम डिटेल्स। दिस इज़ बेटर वे ऑफ, ईजियर वे ऑफ रिकॉलिंग थिंग्स। तो एक्सरसाइज का नाम है शक्ति 2024। ये बाइनियल एक्सरसाइज है, यानी कि हर 2 साल में कंडक्ट की जाती है एक बार। 7th एडिशन है इसका। 13 से 26 मई तक ये जो है कैरी आउट की जाएगी। मेघालय के उमरोई में जो है ये होगी, और ये इंडियन और फ्रेंच आर्मी के बीच में, ठीक है, बायलैटरल एक्सरसाइज है। तो इंडिया फ्रांस की और भी जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं एक बार। तो एक तो है आपकी गरुड़ा, तो ये इंडियन और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में होती है। फिर है आपकी एक्सरसाइज वरुणा, ये इंडियन और फ्रेंच नेवी के बीच में कंडक्ट होती है। फिर है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, तो इसमें जो है इंडिया और फ्रांस तो हैं ही, साथ ही यूएई इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, तो इनकी एयर फोर्सेस के बीच में जो है कंडक्ट होती है डेजर्ट नाइट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं गगन स्ट्राइक 2। तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। ठीक है, कोलैबोरेशन है दोनों फोर्सेस के बीच में। कहाँ पे कंडक्ट होगी? ये पंजाब में। इसका पर्पस ये है कि आर्मी और एयरफोर्स में जो है इंटरऑपरेबिलिटी और रेडीनेस जो है इन्हांस की जा सके। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑप4 यूनिट। तो इंडियन आर्मी ये जो नया यूनिट बना रही है ये क्या है? तो पहली बात तो दिस स्टैंड्स फॉर अपोजिंग फोर्सेस। तो इसमें क्या है कि इंडियन आर्मी की एक टीम जो है विल एक्ट लाइक द एनिमी ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज एंड वॉर गेम्स, ताकि जो है स्टिमुलेटेड एनिमी फोर्स के थ्रू एक रियलिस्टिक सेटिंग में जो है कॉम्बैट ट्रेनिंग कराई जा सके। ठीक है, करंट स्टेटस ये है कि इंडियन आर्मी अभी इसको सेटअप कर रही है, इस यूनिट को, ऑप4 यूनिट। आगे हम देख रहे हैं परिवर्तन चिंतन 2। तो ये एक ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस है, यानी कि इसमें इंडिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों जो हैं पार्टिसिपेट करती हैं ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस। तो इसमें जो है बेसिकली ये कहाँ पर होगी पहले तो ये देख लेते हैं, न्यू दिल्ली में। ठीक है, चेयर इसे करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। पर्पस है इसका कि जो तीनों फोर्सेस हैं हमारी, उनमें इंटीग्रेशन को बढ़ाया जा सके, उनमें कोलैबोरेशन को इन्हांस किया जा सके। ठीक है, तो परिवर्तन चिंतन 2। सो नाउ वी कमिंग टू द सेक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लक्षद्वीप सी में एक कोरल ब्लीचिंग इवेंट वाइड स्प्रेड ट्रिगर हुआ है। अब इसका कॉज पूछा गया क्वेश्चन में, तो कॉज है इसका मरीन हीट वेव्स। ठीक है, समझते हैं इसको। तो रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है एक मेजर कोरल ब्लीचिंग इवेंट कहाँ पे? लक्षद्वीप सी में, और कॉज इसका क्लेम किया जा रहा है कि है मरीन हीट वेव्स। तो अक्टूबर 2023 से जो है ओशियन वाटर के टेम्परेचर्स जो हैं इंक्रीज्ड लेवल्स पर रह रहे हैं। तो हीट वेव होता क्या है? ये एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट होता है जो कि कभी कभी ही होता है, बहुत रेयर होता है, जब लंबे समय तक ओशियन के पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़े हुए लेवल पे ही रहता है, एबनॉर्मली हाई, मतलब वो उसके एवरेज से काफ़ी ऊपर चले जाता है। ठीक है, उसे हम हीट वेव बोलते हैं। तो मरीन हीट वेव की वजह से, तो हमें पता है कि जो कोरल्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू लिटिल चेंजेस इन दी टेम्परेचर। तो मरीन हीट वेव तो जो है काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। तो कोरल ब्लीचिंग भी समझ लेते हैं, जल्दी जल्दी से समझेंगे। तो कोरल्स जो हैं उनमें एक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, पॉलिप्स। ठीक है, वो अपने अराउंड एक कैल्शियम कार्बोनेट का जो है एक्सोस्केलेटन बना लेते हैं। अब ये पॉलिप्स जो हैं एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं एक एल्गी के साथ, जिसका कि नाम है जूजेंथेल। अब ये जो है उसके टिश्यूज़ में रहने लगते हैं। अब कोरल्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं एल्गी को?
ठीक है, उसको कंपाउंड्स दे रहे हैं कि वो एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सके। अब फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो उसका एंड प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, वो एल्गी जो है पॉलिप को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब कोरल ब्लीचिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि जब कोरल स्ट्रेस फेस करता है, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड टेम्परेचर या फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी या लाइट में चेंजेस, इस तरीके की चीज़ों की वजह से वो जो एल्गी है जूजेंथले उसको एक्सपेल कर देता है। अब जो कलर्स होते हैं विविड कलर्स कोरल्स में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एल्गी। अब एक बार एल्गी को एक्सपेल कर देता है जब कोरल, तो इट टर्न्स कम्प्लीटली वाइट। तो ये हेल्दी कोरल आप देख रहे हैं कलरफुल विविड कलर्स वाला, और फिर ब्लीच्ड कोरल कम्प्लीटली वाइट हो जाता है और उसके बाद फिर उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ। तो कौन से देश में जो है ये रिसेंटली स्टार्ट किया गया है? तो आंसर है इसका आइसलैंड। देखते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट एयर कैप्चर। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके कैप्चर किया जा रहा है ताकि क्लाइमेट चेंज से हम लड़ सकें। तो इसके लिए एक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही लार्ज प्लांट जो है बनाया गया है और इसका नाम है मैमथ। तो ये बनाया गया है आइसलैंड में, कंपनी है क्लाइमवर्क्स, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है डायरेक्ट एयर कैप्चर। और इसके पहले भी इन्होंने एक प्लांट जो है सेम ही देश में बनाया था, उसका नाम था ऑर्का। और इसकी कैपेसिटी है कि ये पर ईयर 36,000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव कर सकता है एयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि कौन से ग्रुप ऑफ नेशंस ने अग्री किया है टू फेज आउट कोल पावर बाय 2035। ठीक है, तो अब हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल्स को फेज़ आउट करने की बात हर प्लेटफॉर्म पे हो रही है। तो कौन सा ये ग्रुप ऑफ नेशंस है जिसने जो है अग्री किया है टू फेज़ आउट कोल? तो ये है G7। तो देखते हैं। तो इसके लिए जो गोल रखा जा रहा है वो 2035 तक का रखा जा रहा है कि कोल पावर को तब तक हम जो है फेज़ आउट कर देंगे। अब इससे पहले COP28 यानी कि UNFCCC की जो मीटिंग होती है जो हुई 2023 में दुबई में, उसमें भी यही बात बोली गई थी कि फ़ेज़ आउट किया जाए फॉसिल फ्यूल्स को, स्पेशली कोल को। ठीक है, तो उसी के ऊपर उसी डायरेक्शन की तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप है ये कि G7 ने भी एक सिमिलर डिक्लेरेशन दी है। अब G7 के बारे में देख लेते हैं। तो 7 जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप इकोनॉमीज़ हैं वो आती हैं G7 में। ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US। दे मेकअप फॉर 38% ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे साथ में हम देख लेते हैं कि इंडिया का एनर्जी लैंडस्केप जो है वो कैसा है। तो इंडिया में जो है वी आर प्राइमरीली डिपेंडेंट अपॉन फॉसिल फ्यूल्स और स्पेशली कोल। तो कोल हमारी तो पावर सप्लाई का 75% शेयर जो है उसमें फॉल करता है और रिन्यूएबल एनर्जी जो है सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है 22%। ठीक है, जिसमें से सोलर जो है दैट कंट्रीब्यूट्स मतलब टोटल का इट कंट्रीब्यूट्स 5 नॉट 22% का, टोटल का 5.8% जो है सोलर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, विच इज़ ए पार्ट ऑफ द 22%। तो नेक्स्ट आर्टिकल देख रहे हैं हम। तो हरियाणा के राखीगढ़ी में जो है रीसेंट डिस्कवरी हुई है 56 स्केलेटन्स की। उसमें से एक वुमन के स्केलेटन को जो है अच्छे से DNA एनालिसिस के थ्रू किया गया, पुट थ्रू किया गया। सो दिस वुमन लिव्ड 4600 ईयर्स अगो। तो ये हमारी एंसेस्ट्री के बारे में बताती है। तो देखते हैं। तो की फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि मिक्स्ड एंसेस्ट्री है। वुमन का जो DNA है वो रिवील करता है कि ईरानियन फार्मर और साउथ ईस्ट एशियन हंटर गैदरर की एंसेस्ट्री है। ठीक है, स्टेपी जो पहले जो थ्योरी चलती थी कि स्टेपी पैस्टरलिस्ट एंसेस्ट्री है, उसके जो जेनेटिक मार्कर्स हैं वो इस स्केलेटन के DNA में एब्सेंट है। ठीक है, और ये जो थ्योरी थी कि दे आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस इन इंडिया,
कि जो स्टेपीज से आए हुए पैस्ट्रलिस्ट थे, ठीक है, तो ये उसको चैलेंज करती है। तो इम्प्लीकेशंस इस डिस्कवरी के ये हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन माना जा रहा था पहले, कि सिंपली जो स्टेपीज़ जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ से आए हुए जो पैस्ट्रलिस्ट हैं उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, उसको ये चैलेंज करती है और एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लीनिएज या जीनियोलॉजी दर्शाती है कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मिक्स्ड एंसेस्ट्री है, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल में हम देख रहे हैं कि इसरो ने रिसेंटली एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इंजन का नाम है PS4। ये एक लिक्विड रॉकेट इंजन है। 3D प्रिंटिंग यानी कि एडिटेड मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको बनाया गया है, सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। सिग्निफिकेंस इसका ये है कि अब जैसे आप रॉकेट इंजन बना रहे हो और वो भी उसको 3D प्रिंट करवा रहे हो, तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। सबसे पहले तो प्रोडक्शन टाइम ही आपका कम हो गया, कॉस्ट आपकी कम हो गई और आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस बना सकते हो। जब आप उसको उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आपको यू डोंट हैव टू होल्ड देम टुगेदर विद नट्स एंड बोल्ट्स, आप उसको डायरेक्टली 3D प्रिंट करा रहे हो, तो यू कैन क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस, ठीक है। तो दिस इज़ ए बिग अचीवमेंट फॉर इसरो, जो कि है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे हम देख रहे हैं कि बजाज हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG बाइक। तो हमने ऑलरेडी गाड़ियों में देखा है कि काफ़ी फ्यूल कॉस्ट में जो है बचत हो जाती है एक CNG कार में। तो सिमिलरली एक CNG बाइक में भी जो है रनिंग कॉस्ट जो है लोअर होगी, एस्टिमेटेड 50% रिडक्शन इन द कॉस्ट। एनवायरमेंटली फ्रेंडलियर ऑप्शन है और यहाँ पे हमारा देखना ज़रूरी है कि CNG का मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एक न्यू कैटफिश स्पीशीज़ की डिस्कवरी हुई है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका नाम है ग्लिप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई। ये जो है फाउंडर हैं जो इस इंस्टीट्यूट के, ICAR का एक इंस्टीट्यूट है, उसके जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं उनको ऑनर करते हुए, पुण्यव्रता दास, उनको ऑनर करते हुए स्पीशीज़ को नेम किया गया है। तो ये कहाँ से मिली है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में एक जो नदी है तीसा रिवर, उसकी एक स्ट्रीम है टुंग, तो वहाँ से जो है ये स्पीशीज़ को कलेक्ट किया गया है। नाउ आई कमिंग टू द सेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। तो ला लीगा टाइटल जो है किसने जीता है? तो 36th टाइटल जीता है, तो रियल मैड्रिड जो क्लब है उसने। तो ये जो लीग है ला लीगा, ये स्पेनिश जो है मेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप है। इसका जो 36th टाइटल जीता है वो जीता है रियल मैड्रिड ने, ठीक है। उनका 36th बेसिकली टाइटल है ला लीगा का। आगे चलते हैं। आगे हम देख रहे हैं मैड्रिड ओपन के विनर्स, ठीक है। तो विमेन सिंगल्स में जीती हैं पोलैंड की ईगा स्वियातेक, ठीक है, और मेन सिंगल्स में जीते हैं एंड्रे रुबलेव जो हैं रशिया से। आगे देख रहे हैं हम नेशनल विमेंस हॉकी लीग। तो ये होने वाली है इंडिया की पहली प्रोफेशनल विमेंस हॉकी की लीग, जो कि लॉन्च की जाएगी 2024 में ही बाय हॉकी इंडिया, ठीक है। एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा स्पोर्ट को। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये हैं डॉक्टर दिलीप तिर्के। नेक्स्ट हम देख रहे हैं माउंटेनियरिंग में। तो कामी रीटा शेरपा, उन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड जो है ब्रेक किया है एंड ही हैज़ ये एक नेपाल के माउंटेनियर हैं एंड ही हैज़ क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फॉर ए रिकॉर्ड 29th टाइम। खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है उन्होंने, ठीक है। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, ये तो हमें पता ही है। इससे पहले रिसेंटली भी न्यूज़ में थे एक माउंटेनियर है पसंगदवा शेरपा, ये इन्होंने जो है 27th टाइम क्लाइम किया था लास्ट ईयर। आगे हम देख रहे हैं दोहा डायमंड लीग 2024 में जैवलिन थ्रो में कैसा परफॉर्मेंस रहा इंडिया का।
तो सेकंड प्लेस पर आए हैं नीरज चोपड़ा, विनर रहे इवेंट के याकूब वेदलिच, ठीक है, और सेकंड पर रहे नीरज चोपड़ा। आगे हम देख रहे हैं इंटरनेशनल पिकल बॉल लीग। तो ये एक बेसिकली देख लेते हैं पहले स्पोर्ट के बारे में। पैडल स्पोर्ट है जिसमें कि टेनिस, बैडमिंटन और टीटी के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। पिकल बॉल, तो इंडिया जो है इसकी जो पहली प्रोफेशनल पिकल बॉल लीग है इसको होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। तो लीग का नाम होगा वर्ल्ड पिकल बॉल लीग, या तो एंड ऑफ 2024 या फिर नेक्स्ट ईयर जो है इसका लॉन्च होगा, ठीक है, वर्ल्ड पिकल बॉल लीग। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये है आपका महाराष्ट्र में। तो अब ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज़ यहाँ पे जो है एक टाइगर ट्रांसलोकेशन प्लान चल रहा है। तो विद इन महाराष्ट्र 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, एक है आपका ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व और दूसरा है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो ये जो है दिस वन ताडोबा वाले से सह्याद्री में ट्रांसलोकेट किया जाएगा टाइगर्स को, ताकि जो है वेस्टर्न घाट्स में पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ की जा सके टाइगर्स की। आगे हम देख रहे हैं उत्तराखंड की एक स्कीम। तो उत्तराखंड ने लॉन्च की है पिरुल लाओ पैसा पाओ स्कीम टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर्स। तो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रही हैं द फॉरेस्ट फायर्स हैपनिंग इन उत्तराखंड। तो क्या होता है कि जो पिरुल इज़ बेसिकली पाइन नीडल्स। तो पाइन नीडल्स आर ए फायर रिस्क, ठीक है, जल्दी उनमें आग लग जाती है और फॉरेस्ट में कैसा होता है कि फैल भी जाती है जल्दी। तो ये रिड्यूस करने के लिए रिस्क ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। तो सिंपल स्कीम है, कुछ नहीं कि लोकल रेजिडेंट्स जो हैं अगर इसको कलेक्ट करते हैं और कलेक्शन सेंटर में लेकर आते हैं तो उनको पर केजी जो है 50 रुपये इसमें दिए जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट्स। यहाँ पे देख लेते हैं कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी और जो गवर्नर हैं वो हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि केरला में वेस्ट नाइल फीवर अलर्ट जो है जारी किया गया है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं थिसुर, मल्लापुरम और कोझिकोडे, जहाँ पे कि केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक अलर्ट इशू किया है फॉर वेस्ट नाइल फीवर। तो ये जो डिज़ीज़ है ये वायरस के द्वारा कॉज की जाती है। इसके वेक्टर होते हैं क्यूलेक्स स्पीशीज़ के मस्कीटोज़ और होस्ट होते हैं बर्ड्स, ठीक है। तो ये वायरस के होस्ट होते हैं बर्ड्स और वेक्टर हैं क्यूलेक्स मस्कीटोज़। आगे हम देख रहे हैं कि केरला में जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्लावर को जो है उसके इस्तेमाल को बैन किया गया है। तो दे आर कॉल्ड कनेर फ्लावर्स या फिर ओलिएंडर फ्लावर्स, जिन्हें कि लोकली जो है अराली भी बोला जाता है। तो एक ट्रैजिक इंसिडेंट के चलते ये जो है डिसीजन लिया गया है। तो एक वुमेन हैं केरला में जिनकी जो है एक्सीडेंटल डेथ हो गई ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ दीज फ्लावर्स, जो कि एक्चुअली टॉक्सिक यानी कि पॉइजनस होते हैं, ठीक है, ओलिएंडर फ्लावर्स। तो इनको जो है अब टेम्पल के रिचुअल्स में से बैन कर दिया गया है। नाउ वी कमिंग टू द सेक्शन ऑफ स्कीम्स। तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं आयुष्मान भारत स्कीम के ऊपर एक क्वेश्चन। तो व्हेन इज़ आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेटेड एनुअली। तो ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है 30 अप्रैल को। तो देख लेते हैं स्कीम के बारे में। तो इस स्कीम के बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 30 अप्रैल को। और स्कीम जानते हैं हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ABPMJ, ठीक है, यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये लॉन्च हुई थी 2018 में और इसका एम क्या है कि जो एलिजिबल फैमिलीज़ हैं उनको 5 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो है मिले, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है देश के प्रधानमंत्री ने लॉन्च की थी अंडर दी सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम। तो ये कब जो है लॉन्च की गई थी, तो इसकी डेट हमें जानना ज़रूरी है बिकॉज़ 2024 में लॉन्च हुई है ये। तो ये है 11 मार्च 2024 को लॉन्च की गई थी ये स्कीम।
तो देखते हैं इसके बारे में। तो अभी रिसेंटली ये फिर से न्यूज़ में आई है स्कीम, दैट इज़ बिकॉज एक MOU साइन किया गया है बिटवीन महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड MSDE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो MOU का फोकस यही है कि विमेन को ट्रेन किया जाए इन ऑपरेटिंग एग्रीकल्चरल ड्रोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप की पॉइंट्स देख सकते हैं रिवीजन के लिए। ड्रोन दीदी योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, महिंद्रा एंड महिंद्रा कोलैबोरेटर है। पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया जाएगा नोएडा और हैदराबाद में। अब स्कीम के बारे में जान लेते हैं। डेट हमने क्वेश्चन में कवर की, 11 मार्च को जो है इसको लॉन्च किया गया था अंडर दी सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम। ठीक है, एट दी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा एट न्यू दिल्ली। ठीक है, रूरल एरियाज़ में जो विमेन हैं उनको ट्रेन किया जाएगा इन ऑपरेटिंग एग्रीकल्चरल ड्रोन्स। यहाँ पे आप इमेज से भी देख सकते हैं। गोल है इसका कि 15,000 विमेन लेड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, इक्विप किया जाए ड्रोन से। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर में? तो इजी क्रॉप मॉनिटरिंग, फर्टिलाइज़र स्प्रे करना, सीड की सोइंग करना जो है कैरी आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। नाउ वी आर कमिंग टू द सेक्शन ऑफ डेज। इसमें ये वाला सबसे ज़रूरी है। तो यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है वर्ल्ड फुटबॉल डे। तो ये मनाया जाएगा मई 25 ऑफ मई को। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने जो है ये डिसीजन लिया कि वर्ल्ड फुटबॉल डे जो है मनाया जाएगा 25 ऑफ मई को। प्रेसिडेंट जो UNGA के थे वो हैं डेनिस फ्रांसिस, और इंट्रोड्यूस किया रेजोल्यूशन लिबिया के एम्बेसडर तहेर एल सोनी ने। कमेमोरेट किस चीज़ को कर रही है? तो वाई सेलिब्रेट 25 ऑफ मई एज द फुटबॉल डे? तो ये मार्क करता है 100th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जिसमें कि डिफरेंट रीजन्स ने पार्टिसिपेट किया था 1924 के समर ओलंपिक गेम्स में। यहाँ पे रिलेटेड डेटा में फ़ीफ़ा के बारे में देख लेते हैं। तो फ़ीफ़ा जो है 1904 में बना, पेरिस में, हेडक्वार्टर्स इसके स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिक में है, और करंट प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। तो 7 मई को जो है सेलिब्रेट की गई रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती यानी कि बर्थ एनिवर्सरी। तो क्वेश्चन बना है कि व्हेन डिड रविंद्रनाथ टैगोर विन ए नोबेल प्राइज़ फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि? तो ये जीता था इन्होंने 1913 में। तो 163rd जो है बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में 7 ऑफ मई 1861 को। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो लेगेसी उनकी आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, पोएट्री इन सब में है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ इन्होंने जीता था। तो उन्होंने जीता 1913 में फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन गीतांजलि। एंड सिग्निफिकेंस इस बात का ये है कि ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। ठीक है, फिर फाउंडर है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के, जो कि शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। आज इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ शांति निकेतन। ही हैज़ कंपोज द नेशनल एंथम, एक तो हमारे देश का जनगण मन और दूसरा बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। एक्टिविज़म में यानी कि हिस्ट्री में जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, तो इन्होंने अपने नाइटहुड को रिटर्न कर दिया था इन प्रोटेस्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर दैट अकर्ड 1919। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है कौन सा डे सेलिब्रेट करता है कमेमोरेट करने के लिए पोखरान में हुए न्यूक्लियर टेस्ट जो कि हुए थे राजस्थान में 1998 में। तो ये है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो देखते हैं इसके बारे में। सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन 11th ऑफ मई। इस साल की थीम थी इसकी स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। तो देश के जो फॉर्मर PM हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस डे को इस्टेब्लिश किया था। ये कमेमोरेट करता है 1998 के सक्सेसफुल
न्यूक्लियर टेस्ट को, जो कि अंडर द कोड नेम ऑपरेशन शक्ति कंडक्ट किए गए थे। ठीक है, अब मल्टीपल टेस्ट हुए थे इस टाइम पे, और हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग ए थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस जो है इसमें शोकेस हुई थी। रिलेटेड डेटा में देख लेते हैं कि 1974 में भी हमने एक न्यूक्लियर टेस्ट जो है सक्सेसफुली कैरी आउट किया था पोखरान में। दैट वाज अंडर द कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। तो वो पहला सक्सेसफुल टेस्ट था हमारा, ठीक है, जिसमें कि हमने एक सिंगल फिजन डिवाइस को टेस्ट किया था। फिर ये डे जो कमेमोरेट करता है वो ऑपरेशन शक्ति वाले टेस्ट हैं, जिसमें कि हमने और ज़्यादा अपनी कैपेबिलिटीज़ को दर्शाया था। ठीक है, तो हमने देखा 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आगे हम देख रहे हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। तो ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को टू रेज अवेयरनेस अबाउट दिस ब्लड डिसऑर्डर। थीम देख लेते हैं इसका, तो एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। तो जनरली जो आप देखोगे ना, जो डेज होते हैं डिजीज़ से रिलेटेड, उसमें इक्विटेबल ट्रीटमेंट की बात होती है। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरीके का थीम है, तो इजी टू रिमेंबर हो जाएगा ये। थैलेसीमिया के बारे में देख लेते हैं। इनहेरिटेड एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि हमें पता है कि हमारे ब्लड में एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जो कि HB इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू दी सेल्स, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जो है बाइंड कर जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब जब ये डिसऑर्डर होता है तो उसमें सफिशेंट हीमोग्लोबिन जो है बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर पाती। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इवेंचुअली सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता थ्रू आउट द बॉडी, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इनफ हेल्दी RBCs नहीं होते बॉडी में, इससे वेरियस आगे कॉम्प्लिकेशंस रेज होती हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन 8 मई। तो ये ह्यूमैनिटेरियन एड के इम्पोर्टेंस को जो है रिमाइंड कराता है ग्लोबली। थीम है इस साल का कि आई गिव ग्लैडली एंड द जॉय आई गिव इज़ अ रिवॉर्ड। तो ह्यूमैनिटेरियन एड अगर आपको याद है तो यू कैन रिलेट टू दिस थीम, तो ईजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं महाराणा प्रताप जयंती। तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 9 मई। तो बर्थ एनिवर्सरी है उनकी, तो ही वॉज बोर्न ऑन 9 मई 1540 राजस्थान में। 13th किंग थे मेवाड़ के। ही वॉज द सन ऑफ उदय सिंह टू। ठीक है, और ही इज़ वेरी फेमस फॉर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी विच अकर्ड इन 1576। तो ही लेड मेवाड़ अगेंस्ट ए जनरल ऑफ मुगल एम्परर अकबर which was Raja Man Singh of Ambed. So although Maharana Pratap faced defeat in this battle, but this battle is very famous, Battle of Haldi Ghati. तो कब मनाई जाती है महाराणा प्रताप की जयंती? 9 मई को। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो ग्लोबली अवेयरनेस रेज करने के लिए कि माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उनकी कंजर्वेशन के बारे में, उनके हैबिटेट्स के बारे में। ठीक है, अब ये कब मनाया जाता है? तो मई और अक्टूबर का जो सेकंड सैटरडे होता है उस दिन मनाया जाता है। तो दिस ईयर इट फॉल्स ऑन 11 मई एंड 12 अक्टूबर। ठीक है, 2 डेट्स इसलिए रखी जाती हैं ताकि दोनों हेमिस्फीयर्स में जो नॉर्दर्न और सदर्न है उनमें जो पीक माइग्रेशन पीरियड होता है बर्ड्स का, उसको सिग्निफाई करने के लिए। थीम इस साल की इम्पॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स। तो ये जो थीम है ये बताती है कि इंसेक्ट्स का जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल है माइग्रेटरी बर्ड्स के सर्वाइवल में। एक तो नेविगेशन में हेल्प करते हैं, दे enable the birds to find food during their long journeys. तो डेज़ में लास्ट हम देख रहे हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे। तो ये ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल 12 मई को। पर्पस है इसका टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग की। आगे देख रहे हैं हम इकोनॉमी का सेक्शन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम कि कौन सा देश जो है सोलर पावर में रैंक 3 पे आ रहा है, यानी कि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन गया है 2023 में। तो आंसर है इसका इंडिया।
तो देखते हैं। तो दिस इज़ एन अचीवमेंट कि इंडिया ने सरपास किया है जापान को और थर्ड रैंक पर आ गया है। प्रीवियस रैंकिंग देख लेते हैं तो 2015 तक इंडिया वाज रैंक्ड एट द 9th पोजीशन। ठीक है, तो काफ़ी जो है ग्रो किया है। और ग्लोबल शेयर देख लेते हैं तो 2023 में सोलर एनर्जी एज ए शेयर ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाज 5.5%। ठीक है, तो सोलर एनर्जी का शेयर वर्ल्ड के एनर्जी सिनेरियो में था 5.5%। इंडिया में देख लेते हैं तो हमारे यहाँ जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उसमें सोलर पावर का शेयर था 5.8%। ठीक है, आगे देख रहे हैं कि नवरत्न स्टेटस दिया गया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को। ठीक है, तो देख लेते हैं नवरत्न स्टेटस के बारे में। तो देता कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। ये बेसिकली एक रिकग्निशन है तो जो दिया जाता है ताकि फिर आगे फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी जो है बढ़ाई जाए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि पी नोट्स में जो इन्वेस्टमेंट है इंडियन मार्केट्स में, इट हैज़ टच्ड ए 6-year हाई। तो देख लेते हैं कि कितना, तो 1.5 लाख करोड़ रीच कर गया है। ये हाईएस्ट लेवल है इन नियरली 6 years। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पी नोट्स होता क्या है। तो पी नोट्स यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो अब आप अगर कोई फॉरेन, मतलब इंडिया से नहीं हो, आप कोई फॉरेन इन्वेस्टर हो, ठीक है, और आप इस देश में इंडिया के जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और यू डू नॉट वांट टू डायरेक्टली रजिस्टर हियर, सो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल यूज़ FPIs। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो सिंपल बात है, तो पी नोट्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट इनडायरेक्टली। किसके थ्रू? FPIs के थ्रू। FPIs क्या होते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सो नाउ वी आर कमिंग टू द वेरी लास्ट सेक्शन विच इज़ मिसलेनियस। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस हैज़ रिसीव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ISO सर्टिफिकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो एम्स, ये जो सर्टिफिकेशन है ये इन्फोसिस को मिला है। सर्टिफाइंग बॉडी है TUV इंडिया। सिग्निफिकेंस इस बात का ये है कि एक तो ये पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसे कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए, और वो भी मिला है इन्फोसिस को। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यूपी में जो चाइना बॉर्डर है उस पे जो है US से लिए हुए MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स डिप्लॉय करने का डिसीजन लिया गया है। ठीक है, तो सर्वेलेंस के लिए ये काम करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देख रहे हैं हम UPI पेमेंट सर्विस फॉर NRIs। तो ये लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। तो क्या है इसमें कि NRIs को अगर ट्रांजैक्ट करना है UPI के थ्रू, ठीक है, तो या तो वो पहले उनके लिए क्या था कि वो एक इंडियन मोबाइल नंबर जो है उनको लेना पड़ेगा, बट अब ICICI बैंक ने ऐसी सर्विस लॉन्च किया है कि वो अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके भी UPI पे ट्रांजैक्शंस जो हैं कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। ये कहाँ पे ओपन किया गया है? तो ये ओपन किया गया है पुणे में। इसमें इंडियन आर्मी का भी रोल है। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एजुकेट करने के लिए जो है ये बनाया गया है इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। फिर देख रहे हैं हम 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। तो कौन से IIT ने जो है ये एक इनोवेटिव यूनिट जो है इंट्रोड्यूस किया? तो ये है IIT गुवाहाटी। ये वोटर अवेयरनेस के लिए जो है मतलब आपको अवगत कराएगा कि कैसा होता है जो बैलेट यूनिट होता है। ठीक है, डमी बैलेट यूनिट के थ्रू। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अकार कनिंग मेडिसिनल प्लांट। तो दिस इज़ मोर ऑफ दोज वायरल न्यूज़ जो पॉपुलर सोशल मीडिया चैनल्स पे हो जाती है, पर देख लेते हैं इसको। तो इंडोनेशिया में एक ओरंगुटान बाय द नेम ऑफ राकस हील्ड अ वूंड ऑन इट्स स्किन यूजिंग ए मेडिसिनल प्लांट कॉल्ड अकार कनिंग।
अब ओरंगेटान्स जो होते हैं they are highly intelligent creatures and they share 96.4% of their DNA with humans. ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट में ओरंगेटान की सारी स्पीशीज़ जो हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इंडिया का जो CP ग्राम्स है, जो कि पब्लिक ग्रीवेंसेस का पोर्टल है, इसे कॉमनवेल्थ के सेक्रेटेरिएट ने एक्नॉलेज किया है एज ए मॉडल फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ के सेक्रेटेरिएट ने एक्नॉलेज किया है CP ग्राम्स को, जो है हमारा इंडिया का सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सिटीजन्स इसमें सबमिट करते हैं कंप्लेंट्स और उनको ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन। एक नया रॉकी एक्सोप्लैनेट जो है डिस्कवर किया गया है विच हैज़ एन एटमॉस्फेयर। इसका नाम है जेनसन या फिर 55 सेंचुरी ई। तो ये जो है अर्थ से थोड़ा बड़ा है और नेपच्यून से छोटा है एंड इट हैज़ मास 8.8 टाइम्स ऑफ अर्थ। और एविडेंस से पता चला है कि इसमें एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट है। तो ये रॉकी प्लैनेट है विद इन एटमॉस्फेयर विच मेक्स इट ए पोटेंशियली हैबिटेबल वर्ल्ड। ठीक है, तो लास्ट आर्टिकल हम देख रहे हैं कि RBI ने जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है किसे, R लक्ष्मीकांत राव को। सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। बस ख़त्म करने से पहले हियर्स 3 क्वेश्चंस फॉर यू, ताकि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू है 2024 का, उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है इन सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट इन 2023। ठीक है, तो सोलर एनर्जी में किस रैंक पे है इंडिया, ये आपको बताना है। आपको आता है आंसर तो आप कमेंट्स में आंसर करके बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, ये लास्ट वीक के उसमें से है कि ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज़ किसने जीता है 2024 में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे ये है UN के वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के हिसाब से विच कंट्री इज़ द हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड इन 2022। तो कौन से देश ने सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस जो हैं रिसीव किए हैं। ठीक है, तो आप आंसर करके बताएं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ड्रॉप ए लाइक, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो इसकी जो PDF है और जो माइंड मैप है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Okay, then have a wonderful day.